हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप लोग सभी? मैया पाठशाला स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 9 की पुस्तक का जो अध्याय नंबर 1 है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हुआ था, उसके क्या क्या कारण रहे थे, क्या क्या उसके परिणाम रहे थे। बाद में मराठाओं का जब पतन हुआ धीरे धीरे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। राजस्थान के राजा महाराजाओं द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ थाम लिया जाता है, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अत्याचारों में वृद्धि होने लगी, राजस्थान में कई सारी प्रथाएं थी जो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो फिर अपने राजस्थान के कुछ लोगों ने बंदूकें उठा ली और फिर देखने को मिली हमें 1857 की क्रांति। क्रांति में 6 सैनिक छावनियां थी, उसमें से 2 ने भाग नहीं लिया था, 4 ने भाग लिया था। और 4 में जो विद्रोह हुआ था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे नसीराबाद वाला हमने पढ़ लिया था, नीमच, और नीमच वाले देवली को लूट के गए थे। और पिछले क्लास में हमने एरियनपुरा छावनी का विद्रोह भी पढ़ लिया था। आगे देखिएगा, आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में अगला जो पैराग्राफ है वो है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में क्रांति की गूंज, यानी देखो सिंपल सा इसका कहने का मतलब है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका मेवाड़ में तो कोई कोई छावनी, हालांकि थी एक छावनी खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर, लेकिन उसमें विद्रोह नहीं हुआ था। और मेवाड़ वाले इलाके में देखा जाए तो कोई इतना जोरदार विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन क्रांति की जो गूंज है वो कहीं ना कहीं मेवाड़ के अंदर भी थी। मेवाड़ के देखो क्या स्थिति थी उस समय। मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान की रियासतें थी ब्रिटिश काल में, उसमें एक तो अपने शासक का पद होता ही था, जो राजा थे। और क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा स्वरूप सिंह, जो अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे, यानी कि अंग्रेजों के खास आदमी थे महाराणा स्वरूप सिंह। और एक हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों द्वारा जब राजस्थान में अपना शासन स्थापित किया गया था, तो उस समय एक पद सर्जित किया उन्होंने प्रत्येक रियासतों पर, पॉलिटिकल एजेंट का। तो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मेजर सावर्स। मेजर सावर्स। अब एक चीज जो थोड़ी सोचने लायक है, मेवाड़ जैसी रियासत जो हमेशा से देशभक्ति देश प्रेमी वाले लोग वहां पे निवास करते हैं, और 1857 की क्रांति का जब बिगुल बजा, तो मेवाड़ के अंदर भी क्रांति की छोटी मोटी गूंज तो जरूर हुई होगी। हालांकि वहां के राजा अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे, लेकिन फिर भी प्रजा में भी कोई ना कोई ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने विद्रोह के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अब देखिएगा हुआ क्या, जैसे ही क्रांति भड़की, तो महाराणा स्वरूप सिंह जो थे, महाराणा स्वरूप सिंह ने राजस्थान के एजीजी को कहलवाकर, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो मुख्य पद होता था वो किसका था, एजीजी का। और राजस्थान के एजीजी का नाम क्या था, लॉरेंस था। लॉरेंस को कहलवाकर मेवाड़ के जितने भी सामंत जागीरदार सरदार सेनापति थे उन सबको पत्र भिजवाए, और उन सबको ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रहने की सौगंध गलाई गई। तो जब अपना राजा ही जिस पक्ष में है, तो दिखती सी बात है कि उसके सामंत सरदार भी उसी पक्ष में होंगे। तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो तो एजीजी और महाराणा स्वरूप सिंह ने खेल लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना, और उस ठिकाने का नाम था सेल्यूम्बर। कौन सा ठिकाना, सेल्यूम्बर। अभी तो आपको पता होगा सेल्यूम्बर जो है वो अपने आप में एक जिला बन गया, पहले उदयपुर के अंदर आता था। तो सेल्यूम्बर के उस समय जो जागीरदार थे उनका नाम था रावत केसरी सिंह। सेल्यूम्बर के जागीरदार कौन थे, रावत केसरी सिंह। मेवाड़ का ठिकाना था सेल्यूम्बर अपने चुंडावतों का, और यहाँ के जागीरदार कौन थे, रावत केसरी सिंह थे। केसरी सिंह बड़ा स्वतंत्रता प्रवृत्ति के शासक थे। हमने एक चीज और भी हम आगे पढ़ लेंगे इनके बारे में, कि राजस्थान के अंदर एक ठाकुर हुआ था क्रांति के समय,
और उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अहुआ वाला। एरियनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था और जो दो युद्ध लड़े गए थे, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों की खूब पिटाई की थी। तो पूरे राजस्थान के जो जागीरदार और ठाकुर थे उनके लिए एक मोटिवेटर था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जब ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करके निकलते हैं और जिस समय ये भूमिगत रह रहे होते हैं, उस समय रावत केसरी सिंह ने ही इनकी सहायता की थी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर ग्वालियर का विद्रोही नेता तात्या टोपे भी आया था और तात्या टोपे की भी कहीं ना कहीं सेलुम्बर के जागीरदार रावत केसरी सिंह ने सहायता की थी। इसका मतलब रावत केसरी सिंह बगावत वाला आदमी था, बागी था। तो जब इस चीज का पता अंग्रेजों को और महाराणा स्वरूप सिंह को चला तो इन्होंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की रावत केसरी सिंह को, लेकिन ये मानता नहीं, बोलना मैं तो विद्रोह करूंगा और विद्रोहियों को शरण दूंगा। बाद में ऐसा कहते हैं कि मेजर सावर्स जो है वो रावत केसरी सिंह को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में ये साफ चेतावनी देता है, धमकी देता है कि अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोग नहीं करते और क्रांति में बागी का रोल निभाते हो तो ब्रिटिश सरकार द्वारा आपके जो जागीरदार का पद है वो खत्म कर दिया जाएगा और आपको राजस्थान से बाहर निकाल देंगे। राजस्थान में आने पर आपके प्रतिबंध लग जाएगा। अब सोच लो। फिर रावत केसरी सिंह को लगा यार अब बात जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है, अब अपने पैर पीछे लेने में ही फायदा है। तो लास्ट में रावत केसरी सिंह भी मान गए थे। ठीक है, तो ये जो एक पैराग्राफ था आपके मेवाड़ में क्रांति की गूंज। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, इसके बाद में दोस्तों कोटा में विद्रोह होता है। कोटा में विद्रोह देखिएगा, कोटा में जो विद्रोह था उसका क्या कैसे, कोटा में विद्रोह की जो दिनांक होती है वो होती है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी, है ना। एक तो आपको डेट याद रखनी है, जैसे आप अपनी कॉपी में 9th 10th में जो एग्जाम दोगे हाफ ईयरली या ईयरली की एग्जाम, तो वहां पे इस प्रकार बॉक्स में बंद करके डेट लगा के अगर आप लिखते हो तो आपको काफी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसका सीन क्या था एक बार आप समझो। देखो इस चीज को, यहां आपने एक रियासत और रियासत का नाम क्या है, कोटा। मैंने आपको बताया था कि हर रियासत से हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वहां के राजा का नाम, एक पॉलिटिकल एजेंट। कोटा के जो राजा थे उनका नाम था महाराव भीम सिंह, सॉरी महाराव राम सिंह। कोटा के राजा का नाम क्या था, महाराव राम सिंह। कोटा वाले राजा महाराव की उपाधि लगाते आगे। और इस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का उसका नाम था मेजर बर्टन। उसका नाम क्या था, मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन तो क्या है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है, पीए। और राम सिंह क्या है, कोटा के राजा है, कोटा के शासक। ठीक, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। आगे की बात इसके बाद में, ये जो मेजर बर्टन था कोटा का पीए था। हालांकि जब अधीनस्थ संधियां हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि पॉलिटिकल एजेंट हमारा एक आदमी राजा महाराजाओं आपके दरबार में बैठा रहेगा, आपकी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करेगा, टांगड़ी नहीं अड़ाएगा। लेकिन ये टांगड़ियां अब अड़ना स्टार्ट हो गई थी। मेजर बर्टन ने जो कोटा के महाराव की फौज में कुछ सैनिक थे, कुछ सेनापति थे, कुछ सरकारी कर्मचारी थे, उनका व्यवहार देखा और व्यवहार देखकर मेजर बर्टन ने उस चीज की शिकायत जो है वो कोटा के महाराव राम सिंह से की कि राम सिंह जी, आपकी सेना में कुछ ऐसे भारतीय सेनापति और भारतीय सैनिक है या सरकारी कर्मचारी है जिनमें मुझे ब्रिटिश विरोधी भावनाओं की बू आती है। वो कभी भी अंग्रेजी सरकार के सगे नहीं है, तो उनका इलाज करना जरूरी है। राम सिंह ने कहा यार मैं अपने आदमियों का इलाज तो कैसे कर सकता हूं। मेजर बर्टन ने कहा, बोला आप उन्हें पद से हटा के हमें सौंपो, हम उन्हें उचित दंड देंगे। तो राम सिंह ने कहा यार मेरे आदमी है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। और कोटा वाले जो राम सिंह थे ना, वो भी कहीं ना कहीं दिखावे के ही अंग्रेजों के साथ थे, बाकी अंदर से ये भी नहीं थे। आपको पता हो तो कोटा राज्य की सेवा के लिए या कोटा राज्य की सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी बनी थी
जो अंग्रेजों ने बनाई थी, कोटा कंटिंजेंट, और कहा था कि कोटे वाले राजा इसका खर्चा भी तू ही उठाएगा। राम सिंह ने साफ मना कर दिया था, बोल ना, मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूंगा कि मुझे कोई मार दे, और मैं तो इसका खर्चा आज दूं न कल, कोटा कंटिंजेंट टुकड़ी का। तो अंग्रेजों ने वही सोच लिया था ये अपना सगा आदमी नहीं है। बाद में फिर उसी कोटा कंटिंजेंट टुकड़ी को देवली भेजना पड़ा था अंग्रेजों को। बाकी कोटा कंटिंजेंट रहनी कहाँ चाहिए थी, कोटा के अंदर, लेकिन देवली भेजा था। और हमने पढ़ा था कि देवली में जो विद्रोह जिस टुकड़ी ने किया था वो टुकड़ी कौन सी थी, कोटा कंटिंजेंट। तो 3 जनों की लिस्ट बना के देता मेजर बर्टन महाराव राम सिंह को, जिसमें एक सरकारी वकील होता है जयदयाल भटनागर, एक रतन लाल होता है, और एक झिया लाल। ये 3 जने, सरकारी वकील जयदयाल भटनागर, रतन लाल और झिया लाल, इन तीनों को हटाओ। लेकिन राम सिंह ने कहा मैं देखूंगा, और देखूंगा का मतलब क्या है कि लास्ट में जाकर अंग्रेजों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आला कमान अंग्रेजों का है, ऊपर वो है, तो एक न एक दिन उनकी बात माननी पड़ेगी। अब ये बात धीरे धीरे, आपको पता है दीवारों पे भी कान होते हैं, और ये बात धीरे धीरे सैनिकों के अंदर गई, सेनापतियों के पास गई, सरकारी कर्मचारियों के पास गई, कि मेजर बर्टन जो है उसने कोटा वाले महाराव राम सिंह को ये कहा है, बोले कि कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा जो ब्रिटिश विरोधी भावनाएं रखते हैं। तो धीरे धीरे सेना में वो विद्रोह का भाव उमड़ने लगा कि हमने कोटा के महाराव के लिए खून पसीने से मेहनत करके, युद्धों में बलिदान देके हमने रक्षा की, और आज अंग्रेजों के कहने पे हमें हटा देंगे। लेकिन सेना और सरकारी कर्मचारी इसकी प्लानिंग ही कर रहे थे, कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश फौज जो हथियारों से सुसज्जित थी, लेकिन जो होती है ना वो होके रहती है, होने को कोई नहीं टाल सकता। देखिएगा हुआ क्या कि हमने एक छावनी के विद्रोह को पढ़ा था, नीमच। और नीमच जो छावनी है ना वो खैर अभी तो कहाँ है, एमपी में, लेकिन क्रांति के समय ये राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, नीमच जो है, ठीक है। अब नीमच में आपको पता पहले ही भयंकर विद्रोह हो गया था, इसलिए नीमच का जो अंग्रेज अधिकारी है वो इस मेजर बर्टन को कहता है कि मेजर बर्टन तू कोटा में क्या करेगा, तेरे कोटा में तो कोई सैनिक छावनी है नहीं, और अभी तक जो विद्रोह हुए हैं वो सारी सैनिक छावनियों में हुए। तो मेजर बर्टन ने कहा फिर क्या करें, बोले यार मेरी फिर फट रही है, मुझे ऐसी गट्स फीलिंग आ रही है कि नीमच में फिर ठुकेंगे हम लोग, इसलिए तू एक काम कर, कोटा को छोड़ और नीमच आ जा। और कोटा और नीमच में ज्यादा दूरी भी नहीं है, तो मेजर बर्टन जो है ना वो कोटा से कहां चला गया, नीमच, नीमच के अंग्रेज अधिकारी के बुलाने पर। और पीछे जो भारतीय सैनिक थे उनको पता तो था ही कि सारा जो कलह की मूल है या महाराव राम सिंह को जो भड़का रहा है ना वो मेजर बर्टन ही है, और वो अब है नहीं कोटा के अंदर, बढ़िया मौका है विद्रोह करने का। ऐसे कहते हैं पीछे मेजर बर्टन की अनुपस्थिति में अपने विद्रोही होते हैं 2 जने, उनके नेतृत्व में विद्रोह भड़क जाता है। आपको ध्यान रखना है कोटा में जो विद्रोह हुआ था, और विद्रोही कौन कौन थे, तो एक तो था सरकारी वकील जयदयाल भटनागर, सरकारी वकील जयदयाल भटनागर, है ना, सरकारी वकील था ये। और एक जो आदमी है वो था रिसालदार मेहराब खान, रिसालदार मेहराब खान और सरकारी वकील जयदयाल भटनागर, ये कोटा में क्रांति भड़का देते हैं, लोगों को भड़का देते हैं, सेना को भड़का देते हैं, कोटा की प्रजा को भड़का देते हैं कि ब्रिटिश सरकार अपनी सगी नहीं है, और उनके कहने पर ये अपने राम सिंह जी जो राजा जी है वो भी अपने सगे नहीं है। ऐसा करके कोटा में भयंकर विद्रोह भड़क जाता है। 15 अक्टूबर के पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उस समय तो जो राम सिंह होता है कोटा वाला राजा, वो जैसे तैसे करके इन दोनों को पोटाता है और इनको बुलाता है और बोला क्यों मरभा का काम करो, तुम्हें पता है तुम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने जा रहे हो। और कल ने भगवान ऐसा नहीं करे, वो कोटा का पीए बर्टन अभी नीमच गया और वो यहाँ होता ना तो अभी तुम्हें मजे चखा देता, इन दोनों को डरा देता है। और इन दोनों ने कहा बाप जी आप बताओ फिर क्या करें, बोला अभी चुपचाप साइलेंट रहो, अभी तक जो तुमने किया है उस पर मैं पर्दा डाल दूंगा और मैं तुम्हें अंग्रेजों से फांसी के फंदे से बचा लूंगा। इन दोनों को प्रोमिस किया, किसने, राम सिंह ने पहले प्रोमिस किया और फिर सीधा संदेश पहुंचाया मेजर बर्टन के पास कि बर्टन आप कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हो और नीमच क्या कर रहे हो, तुरंत कोटा के अंदर आओ, कोटा में विद्रोह भड़कने जैसी स्थितियां बन चुकी है। जब ये बात मेजर बर्टन को पता चली तो मेजर बर्टन ने कहा बोले राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बता दिया, अब मत कौन हूं कोटा।
और नीमच वाले ने फिर डरा दिया, बोले इधर भी कर्नल एबोट था, उसको क्या ठोका था भारतीय क्रांतिकारियों ने। तो बटन की फटने लगी। राम सिंह ने एजीजी के पास संदेश पहुंचा दिया, बोले साहब आपका आदमी अधीन संधियों में आपने लिखा था कि आप हमारी सहायता करोगे, और अभी मेरे राज्य के अंदर मेरी रियासत में जब क्रांति भड़कने वाली है तो आपका पॉलिटिकल एजेंट तो उधर चौथाड़े में छाछ ले रहा है, नीमच बैठा है, उसको यहाँ भिजवाओ। तो मेजर बटन के ऊपर से आदेश आते हैं। मेजर बटन कहता ना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी सुरक्षा के लिए भेजो। तो फिर पटियाला और मुस्लिम सैनिकों की टुकड़ी इन भाई साहब को लेने के लिए नीमच जाती है। और फिर ऐसा कहते हैं 14 अक्टूबर के दिन, 12 अक्टूबर के दिन ये मेजर बर्टन कोटा आता है। अपनी शासन व्यवस्था को, अपने हथियारों को, सैनिकों को सचेत करके, और 14 अक्टूबर को रात को ये राजा राम सिंह से मिलता है। और राम सिंह आते ही मेजर बर्टन को ये कहता है कि वो जो आप बता रहे थे, जिन लोगों के बारे में जो आपने नाम दिए थे, उन्हीं लोगों ने सेना में जो है वो इस प्रकार की गलत अफवाहें फैलाई है और विद्रोह भड़काने की कोशिश की है। तो मेजर बटन ने कहा, बोले मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे इन पर डाउट है। बोले फिर क्या करें? तो मेजर बटन ने कहा, सालों को फांसी देंगे कल। कौन कौन है? बोले ज्यादा दो ही आदमी थे, एक तो रिसालदार मेहराब खान और एक सरकारी वकील जयदयाल भटनागर। बोल दोनों को फांसी के फंदे पे लटकाना कल। ऐसा कहते हैं, ये बात है ना, कोटा के राम सिंह का दीवान होता है, राजाओं के जस्ट नीचे एक पोस्ट होती थी दीवान की, और उस दीवान का नाम होता है नंद किशोर। वो ये बात सुन जाता है और नंद किशोर कहता है, राम सिंह जी आप दो मुंही बात कर रहे हो, आपने उन दोनों जनों को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अंग्रेजों के चंगुल से बचा लूंगा, और अब आप ही इन्हीं का समर्थन कर रहे हो उनको फांसी देने के लिए। और नंद किशोर ये बात जाके और इन दोनों को बता देता है, जयदयाल भटनागर को और मेहराब खान को। और फिर क्या, 15 अक्टूबर की सुबह हुई और इन दोनों ने भयंकर विद्रोह भड़का दिया। महाराव राम सिंह ने, अभी महाराव राम सिंह को तो कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने सोचा कि अपन ने जो गोली दी थी वो ले रखी है उन्होंने, और सुबह उड़ते ही फांसी के फंदे पे लटका देंगे। महाराव राम सिंह ने अपने एक आदमी को भेजा, देवीलाल को, बात करने के लिए इनसे। जैसे ही देवीलाल क्रांतिकारियों के बीच में जाता है, सबसे पहली बलि देवीलाल की चढ़ाते हैं, पीट पीट के लाल करके देवी के पास भेज देते हैं देवीलाल को। देवीलाल मारा गया और कोटा में विद्रोह भयंकर बढ़ गया। मेजर बटन आया गुस्से में, बोले मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और मेजर बटन के दो बेटे होते हैं। इसके कितने बेटे होते हैं? दो। दो कौन कौन से? एक का नाम होता है फ्रैंक, फ्रैंक, और एक का नाम होता है ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर किसके बेटे? मेजर बटन के। इनके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी और होता है जिसका नाम सैंडलर। ये चार अंग्रेज अधिकारी और साथ में सैनिक विद्रोहियों का दमन करने के लिए निकलते हैं 15 अक्टूबर के दिन। लेकिन विद्रोहियों का तो दमन हुआ नहीं, इन्हीं का दमन हो गया। उस दिन क्रांतिकारियों के मन में इतनी भयंकर भड़ास भड़क रही थी, मेजर बटन की हत्या कर दी, फ्रैंक ऑर्थर को मार डाला, और सैंडलर की भी हत्या कर दी। मेजर बटन की तो गर्दन काटने के बाद में इसकी गर्दन को पूरे कोटा में घुमाया था, एक जुलूस सा निकला था। उस जुलूस का अर्थ था कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अपने होता है ना, अपन जब भी कोई काम सफल हो जाता अपन डेमो सेट करते हैं आसपास में, तो वो डेमो हो गया। और वो इसलिए करना जरूरी था कि जो लोग अंग्रेजी सरकार से डर रहे थे, तो उनके सामने भी इस प्रकार का एक दृश्य जाए जिससे वो भी खुल के सामने आए कि हाँ हम भी क्रांति में अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार का विद्रोह भड़कता है और मेजर बटन की जो गर्दन है वो काट के लास्ट में कोटा के गढ़ पे ले जाके टांग देते हैं। उधर एक खिड़की में से राम सिंह भी मुंह निकाल के देखता है क्या सीन चल रहा है। और जयदयाल भटनागर की नजर पड़ती राम सिंह के ऊपर, बोल ठाकरा थमो, ठाकन भी आ वहां। 15 अक्टूबर का दिन ऊपर राम सिंह के पास जाते हैं और राम सिंह को उसी के गढ़ में, कोटा के गढ़ में नजरबंद कर देते हैं। ये 15 अक्टूबर की सारी घटनाएं थी। और फिर 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 माह तक कोटा के राजा राम सिंह को उन्हीं के गढ़ के अंदर नजरबंद रखा गया, नजरबंद रखा गया। उस दौरान महाराव राम सिंह ने पत्र लिखकर क्रांतिकारियों से संधि करने की योजना भी बनाई थी। और एक महंत होते हैं गुसाईनाथ, उनकी मध्यस्थता से इनके बीच में एक
एग्रीमेंट होता है, एक संधि होती है इन 6 महीनों के दौरान, और उस संधि में 9 शर्तें होती है। संधि में कितनी शर्तें होती है? 9। और उन 9 शर्तों में से एक शर्त ये होती है कि मेजर बर्टन, उसके 2 बेटे फ्रैंक ऑर्थर और सैंडल, इन सब की हत्या का आरोप महाराव राम सिंह अपने माथे लेगा, अपने सर लेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, और महाराव राम सिंह ने कोटा के पीए बर्टन, उसके बेटे और सैंडलर की हत्या का आरोप खुद के माथे ले लिया, रिटर्न में लिख के दे दिया। अब रिटर्न में लिख के दे दिया, फिर कोई टेंशन नहीं। आपसे पूछ ले मेजर बर्टन की गर्दन काटने वाले भी कौन थे? तो 2 जने थे, भवानी और नारायण। वो आप लांग के आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब कोटा के अंदर जो ये विद्रोह बढ़ गया है, वो छोटा मोटा विद्रोह नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर देना, राजा को नजरबंद कर देना, ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चेतावनी थी क्रांतिकारियों द्वारा। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। और भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक खूंखार अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम होता रॉबर्ट्स, उसको तैयार किया। बोले रॉबर्ट्स, तेरे को कोटा पे विजय प्राप्त करनी है। रॉबर्ट्स ने कहा, साहब आई एम एग्री बट आई एम सॉरी। मैंने देखा है कोटा में किस प्रकार अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया, और मैं कोटा में विद्रोह का दमन करने जाऊंगा तो पहली बात तो मुझे 2 जगह की सेना चाहिए। बोले कहां कहां की? बोले नसीराबाद के जो सैनिक है, और एक पालनपुर गुजरात के। तो पालनपुर और नसीराबाद के लगभग 5500 सैनिक लेके और रॉबर्ट्स निकलता है। लेकिन रॉबर्ट्स ने एक शर्त और रखी, बोले मेरे पास में आसपास का कोई राजस्थान का एक राजा भी रखो आप, जो अपना सपोर्ट कर सके। तो आपको पता है क्रांति के समय करौली के शासक थे मदनपाल, और करौली के शासक मदनपाल ने अंग्रेजों का सहयोग दिया। रॉबर्ट्स और मदनपाल दोनों मिलके और फिर कोटा पर अटैक कर देते हैं। कब कर देते हैं? मार्च 1858, यानी कि 6 माह तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक कोटा का प्रशासन जो है वो क्रांतिकारियों ने संभाला था। ऐसा प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आता है कि 1857 की क्रांति के समय किस राज्य का प्रशासन क्रांतिकारियों ने चलाया था? कोटा ने। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और अक्टूबर में विद्रोह, अक्टूबर के 6 महीने बाद में मार्च, और मार्च में ये अटैक कर देता रॉबर्ट्स और मदनपाल। इतनी भयंकर सेना लेके आए थे कि इसमें अपने भारतीय क्रांतिकारी टिक नहीं सके, और जयदयाल भटनागर और मेराब खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में बुलाया गया, और कोर्ट का नाम होता विलियम ब्रुक। विलियम ब्रुक ने इन दोनों को मेजर बर्टन की हत्या का आरोपी बताया, लेकिन इन दोनों ने कहा, साहब हमने तो हत्या नहीं की, सबूत है हमारे पास। जज ने कहा, बताओ क्या सबूत है? बोले ये देखो 9 शर्तें एग्रीमेंट, और इसमें नंबर 7 पे ये शर्त लिखी हुई कि मेजर बर्टन की हत्या का आरोपी तो राम सिंह था। बुला रहा उस राम सिंह को बुला के एक कटघरे में खड़ा किया, और राम सिंह जो है वो सौगन खा गया। बोले थाका गड़ा की सौगन जज साहब, मैंने नहीं मारा, मैं मार सकता हूं, मैं तो खुद अंग्रेजों का आदमी हूं। और जज को भी पता था, बोले मारने वाले तो ये, एक राजा कभी अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं कर सकता। तो इस जो स्थितियां वो क्लियर थी, मुकदमा स्पष्ट था, और विलियम ब्रुक की अदालत ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। जयदयाल भटनागर और मेराब खान अपना पेन तोड़ देता है फांसी की सजा सुना के। और अपने कोटा के अंदर, कोटा में एक एजेंसी बंगला है, कोटा के अंदर एजेंसी बंगला है, और उस एजेंसी बंगले में इन दोनों को फांसी दे दी गई। इस प्रकार कोटा में विद्रोह हुआ, और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉबर्ट्स और मदनपाल के सहयोग से कोटा पर पुनः अधिकार कर लिया गया। तो इस चीज को देखें तो मदनपाल जो करौली वाला राजा था वो अंग्रेजों का सहयोगी बना, और कोटा का राजा राम सिंह सहयोगी नहीं बना। हालांकि कोटा करौली के मुकाबले बड़ी रियासत थी, और जितनी बड़ी रियासत होती ना, अंग्रेजों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान में उतनी तोपों की सलामी देते थे। तो कोटा राज्य के पास इतने दिनों तक 17 तोपों की सलामी थी, और करौली वाले के पास में, मदनपाल के पास में 13 तोपों की सलामी थी। अंग्रेजों द्वारा मदनपाल को कितनी तोपें? 13 तोपों की सलामी थी, और कोटा वाले को कितनी थी? 17। लेकिन क्रांति में मदनपाल ने सहयोग किया,
इसलिए अंग्रेजों ने एक तो मदन पाल को उपाधि दे दी GCI की, ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, और एक इनकी तोपों की सलामी जो है ना वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, 4 और जोड़ दिया इसमें। तो अभी कितना तोपों की सलामी हो गई? 17। अंग्रेज नई तोपें तो बनाने वाला है नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई है, घाटा नहीं खाना। तो 4 कहां से उठा के लाए? कोटा वाले से। तो कोटा वाले की पहली 17 थी, वो तो हो गई 13, और इनकी 13 थी, तो इनकी वापस कितनी हो गई? 17। ये दोस्तों कोटा के अंदर विद्रोह था। तो आज की कक्षा में हमने एक तो मेवाड़ में क्रांति की गूंज, और दूसरा कोटा में विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में अध्ययन किया था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। जब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सकुशल रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।